नमस्कार, आप सभी को स्टडी क्रोम चैनल पर फिर से स्वागत करते हैं। आज हम पढ़ेंगे श्वसन तंत्र, उससे संबंधित क्रियाओं को जानेंगे। श्वसन तंत्र की परिभाषा क्या है? ऐसे सभी अंग जिनसे होकर वायु का आदान प्रदान होता है। किसका आदान प्रदान होता है? वायु का आदान प्रदान होता है। इसकी क्रियाएं कितनी हैं? 2 क्रियाएं हैं, सांस लेना और श्वसन। याद रखेंगे, सांस लेना और श्वसन। अब हम फेफड़े के बारे में जानकारी लेते हैं। फेफड़े की जानकारी, बायां फेफड़ा जो है वो छोटा मगर अधिक लंबा होता है। एक फेफड़े में लगभग 15 करोड़ वायुकोष्ठ पाया जाता है। फेफड़े की बेसिक इकाई को वायुकोष्ठ कहा जाता है। गैसों का आदान प्रदान को क्या कहलाता है? फुसफुसी श्वसन। गैसों का आदान प्रदान को क्या कहते हैं? फुसफुसी श्वसन। दायां फेफड़ा अधिक बड़ा व चौड़ा होता है। इसको फेफड़े को कौन कवर करता है? फुफ्फुसा आवरण या प्लूरल मेम्ब्रेन द्वारा सुरक्षित होता है। अब हम समझेंगे सांस लेने और श्वसन में अंतर को। सांस लेना क्या है? एक कौन सी प्रक्रिया है? जैवभौतिकी प्रक्रिया है। ये 2 चरण में संपन्न होती है, अंतःश्वास उच्छ्वास। अंतःश्वास मतलब सांस को लेना, उच्छ्वास मतलब सांस को छोड़ना। ये कैसा होता है? ऐच्छिक अनैच्छिक दोनों प्रक्रियाएं होती हैं। कौन कौन सी प्रक्रियाएं होती हैं? ऐच्छिक अनैच्छिक दोनों प्रकार की प्रक्रियाएं होती हैं। ऐच्छिक का मतलब वो है जो हमारे द्वारा नियंत्रित किया जा सकता है। अनैच्छिक का मतलब वो है जो हमारे द्वारा नियंत्रित नहीं किया जा सकता। हम इसको ऐसे याद रख सकते हैं, सांस को हम कुछ देर के लिए तो रोक सकते हैं, लेकिन काफ़ी देर तक नहीं रोक सकते हैं। तो ये कुछ देर तक जो रोके वो ऐच्छिक हो गया, जो हम लॉन्ग टाइम तक नहीं रोक सके वो अनैच्छिक हो गया। यहाँ किसका अभाव होता है? ऊर्जा के उत्पादन का अभाव होता है। अब हम पढ़ेंगे श्वसन को। श्वसन, एक बार सांस ले लिए तो जो क्रिया हो रही है उसको श्वसन बोला जाता है। ये क्या है? एक जैव रासायनिक क्रिया है और इसमें मुख्य चरण कौन कौन से हैं? ग्लाइकोलिसिस, क्रेब्स चक्र, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट तंत्र हैं। यह कैसी प्रक्रिया है? अनैच्छिक प्रक्रिया है। यहाँ पर किसका उत्पादन होता है? ऊर्जा का उत्पादन होता है। अब हम पढ़ेंगे श्वसन क्रिया में भिन्न पथों द्वारा ग्लूकोज का विखंडन को। कोशिका द्रव्य में ग्लूकोज का पायरुवेट में बदलना क्या कहलाता है? ग्लाइकोलिसिस। अब पायरुवेट को का अलग अलग जगह विखंडन को देखते हैं, ऑक्सीजन की उपस्थिति या अनुपस्थिति में। पायरुवेट का ऑक्सीजन की अनुपस्थिति ईस्ट में क्या बनता है? एथेनॉल बनता है, CO2 बनता है और ऊर्जा प्राप्त होता है। एथेनॉल कितने अणु का है? कार्बन पर अणु का है, 2 कार्बन अणु का है। फिर ऑक्सीजन के अभाव में हमारे कोशिका में क्या बनेगा? लैक्टिक अम्ल, ऊर्जा और 3 कार्बन अणु का लैक्टिक अम्ल बनता है। ऑक्सीजन की उपस्थिति में माइटोकॉन्ड्रिया में CO2 जल तथा भारी मात्रा में ऊर्जा का बनता है। अब इसमें प्रश्न कैसे पूछा जा सकता है? पायरुवेट की ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में ईस्ट में उत्पादक क्या बनते हैं? उत्पाद क्या बनते हैं? तो एथेनॉल, CO2 और ऊर्जा प्राप्त होता है। फिर ये पूछा जा सकता है पायरुवेट का ऑक्सीजन के अभाव में हमारी कोशिका में क्या बनता है? तो लैक्टिक अम्ल, ऊर्जा और 3 कार्बन के अणु लैक्टिक अम्ल के बारे में जानकारी मिलेगी। पायरुवेट का फिर ऑक्सीजन की उपस्थिति में माइटोकॉन्ड्रिया में क्या बनेगा? उत्पाद। तो उत्पाद हम बताएंगे CO2 बनेगा, जल बनेगा और भारी मात्रा में ऊर्जा मिलेगी हमको। अब पढ़ेंगे हम मानव शरीर में रक्त प्रवाह को। पहले फेफड़े से आएगा, फेफड़े में हमको ऑक्सीजन मिलेगा। फेफड़े से हमने श्वसन लिया तो यहाँ ब्लड निकला, फुसफुसी शिरा द्वारा बाएं अलिंद में आया, बाएं अलिंद से बाएं नीले में गया। यहाँ पर एक मिट्रियल वाल्व या द्विवल्नी कपाट पाया जाता है, जिसके माध्यम से ब्लड बाएं अलिंद से होकर बाएं नीले तक पहुँचता है। बाएं नीले से फिर महाधमनी द्वारा शरीर के विभिन्न भागों तक पहुँचता है। फिर शरीर के विभिन्न भागों से उच्च एवं निम्न महाशिरा द्वारा दाहिने अलिंद में पहुँचा जाता है। दाहिने अलिंद से दाहिने नीले से दाहिने अलिंद तक पहुँचता है। उच्च एवं निम्न महाशिरा से दाहिने नीले में पहुँचता है ब्लड। फिर दाहिने नीले से
दाहिने अलिंद में ब्लड पहुंचता है किसके माध्यम से, त्रिवलनी कपाट के माध्यम से पहुंचता है। फिर दाहिने अलिंद से फेफड़े में पहुंचता है। ऐसे ये प्रक्रिया होती रहती है। इसमें क्वेश्चन कैसे पूछेगा, फेफड़े से बाएं अलिंद में ब्लड को कौन ले जाती है, तो बताएंगे हम फुफ्फुसी शिरा। या बाएं अलिंद से बाएं नीले में ब्लड पहुंचता है किसके माध्यम से, मिट्रियल वाल्व या द्विवल्नी कपाट के माध्यम से। यह ऐसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। मिट्रियल वाल्व से ब्लड कहाँ पहुंचता है, मिट्रियल वाल्व से ब्लड कहाँ पहुंचता है, बाएं नीले में पहुंचता है। ऐसे ऐसे क्वेश्चन ये हमसे फ्रेमिंग किया जा सकता है। अब हम ग्लाइकोलिसिस के बारे में पढ़ते हैं। इनके 3 खोजकर्ता हैं, कौन कौन से हैं, एम्बेडेन, मेयरहाफ, पार्सन द्वारा। तो ये क्वेश्चन बन सकता है इनके खोजकर्ता कौन कौन से हैं, तो हमको क्या बताना है, एम्बेडेन, मेयरहाफ और पार्सन द्वारा है। इसका अन्य नाम भी पूछा जा सकता है। अन्य नाम क्या क्या है, ईएमपी पथ, शर्करा किण्वन, अनाक्सी श्वसन, ये अन्य नाम हैं। तो शर्करा किण्वन किसको कहते हैं, पूछा जा सकता है, ग्लाइकोलिसिस को कहते हैं। अनाक्सी श्वसन किसको कहते हैं, ग्लाइकोलिसिस को कहते हैं। ईएमपी पथ किसको कहते हैं, ग्लाइकोलिसिस को कह सकते हैं। ये सब दिया जा सकता है, हमसे प्रश्न पूछा जा। कार्य क्या है, आप किसके अनुपस्थिति में ऊर्जा का निर्माण होता है, ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में ऊर्जा का निर्माण होता है। श्वसन प्रक्रिया के भाग कौन कौन से हैं, बाह्य श्वसन, निःश्वसन और उच्छ्वासन होता है। फेफड़ों में गैसीय विनिमय किस वजह से होता है, दाब के अंतर के कारण O2 एवं CO2 का विनिमय होता है। अब हम गैसों का परिवहन देखते हैं। O2 से CO2 का फेफड़ों से कोशिका तक एवं वापस कोशिका से फेफड़ों के बीच तक परिवहन होता है। अब कैसे होता है इसके बारे में हम ये समझेंगे, किन किन माध्यमों से फेफड़ों से कोशिका और कोशिका से फेफड़ों के बीच परिवहन होता है, किन किन माध्यमों से। तो O2 का परिवहन कैसे होता है, हीमोग्लोबिन द्वारा होता है। CO2 का परिवहन 3 तरीकों से होता है, कौन कौन से होता है, हीमोग्लोबिन द्वारा लगभग 10 से 20% होता है। प्लाज्मा में घुलकर लगभग कितना परसेंट होता है, 7% होता है। बाइकार्बोनेट के रूप में लगभग कितना होता है, 70%। आंतरिक श्वसन किसको, इसमें क्वेश्चन कैसे पूछा जा सकता है, CO2 का परिवहन किन किन माध्यमों से हो सकता है। 2 ऑप्शन तीनों ऑप्शन दे दिया, फिर इनमें से कोई नहीं दे दिया। तीनों ऑप्शन को हमको लिखना है कि हीमोग्लोबिन द्वारा होगा, प्लाज्मा में घुलकर होगा, बाइकार्बोनेट के रूप में होगा। इनमें से तीनों सही हैं, तो तीनों ऑप्शन हमको सही लगा देना है। अब आंतरिक श्वसन के बारे में पढ़ते हैं। आंतरिक श्वसन किसे कहते हैं, ऊतक द्रव्य एवं रुधिर के मध्य गैसीय विनिमय को आंतरिक श्वसन कहते हैं। कोशिकीय श्वसन के देखते हैं। ग्लूकोज का कोशिकाओं में ऑक्सीकरण 2 प्रकार से होता है, एक अनाक्सी श्वसन जिसे अवायवीय श्वसन कहते हैं, दूसरा वायवीय श्वसन। अनाक्सी श्वसन जैसे नाम से ही पता चल जा रहा है, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होगा। ग्लूकोज जीवाणु या इथाइल अल्कोहल ईस्ट का अंत में क्या बनेगा, यहाँ पर पायरुविक अम्ल, ध्यान रखना है। अंत में यहाँ क्या बनेगा, पायरुविक अम्ल। अनाक्सी श्वसन में क्या बनेगा, अंत में पायरुविक अम्ल बनेगा। वायु श्वसन मतलब ऑक्सीजन के उपस्थिति में होगा। ग्लूकोज का विखंडन O2 से रिएक्शन करके क्या बनाएगी, CO2 और वाटर और ऊर्जा प्राप्त होगा। इसके 2 भाग हैं, क्या क्या हैं, ग्लाइकोलिसिस और क्रेब्स चक्र चलेगा यहाँ पर। अब हम पढ़ेंगे परिसंचरण तंत्र। इसके खोजकर्ता कौन हैं, विलियम हार्वे हैं। कार्य क्या है, शरीर में रक्त का परिसंचरण करना। इसके कौन कौन से भाग हैं, हृदय है, रुधिर वाहिनियाँ जो रक्त के परिसंचरण में कार्य करते हैं। अब हम मानव हृदय के बारे में पढ़ते हैं। मानव हृदय में कितने कक्ष होते हैं, 4 कक्ष होते हैं। 2 अलिंद होता है, 2 निलय होता है। वजन इसका कितना होता है, 250 से 300 ग्राम होता है। सामान्यतः ये कितना 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है, 72 से 75 बार धड़कता है। और इसकी अवस्थिति कहाँ है, छाती के मध्य थोड़ा बाईं ओर स्थित होता है। ये किससे घिरा होता है, पेरिकार्डियम, हृदय जिसे हृदय आवरण से कहते हैं उसे घिरा होता है। पेरिकार्डियम में
कौन सा द्रव्य भरा होता है? पेरिकार्डियल द्रव्य भरा होता है, जो कि हमें बाहरी आघातों से सुरक्षा प्रदान करता है। कार्य क्या है इसका? पंप की तरह कार्य करता है, जो अंगों तक रक्त को पहुंचाता है। अब त्रिवलनी कपाट को देखते हैं। त्रिवलनी कपाट क्या है, कहाँ पाया जाता है? दाएं अलिंद एवं दाएं निलय के बीच पाया जाता है। ये कुछ ऐसा है। और द्विवल्नी कपाट कहाँ स्थित होता है? बाएं अलिंद एवं बाएं निलय के मध्य स्थित होता है। ये रहा। धन्यवाद आप सभी साथियों का धन्यवाद, जो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। अगर